हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम गद्य खंड के 4th चैप्टर अर्धनारीश्वर की कंप्लीट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सारांश और इसके कंप्लीट सब्जेक्टिव क्वेश्चन को इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। और लास्ट में हम आपको कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देने वाले हैं जिसको आपको इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते इस वीडियो को सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, अर्धनारीश्वर के निबंधकार कौन है। तो अर्धनारीश्वर ये एक निबंध है और इस निबंध के निबंधकार हैं रामधारी सिंह दिनकर जी। आप देख सकते हो रामधारी सिंह दिनकर, और इनके नाम का जिक्र हमने पिछले चैप्टर संपूर्ण क्रांति में भी किया था। और संपूर्ण क्रांति के कौन थे लेखक? संपूर्ण क्रांति एक भाषण था और उस भाषण को किसने दिया था? उस भाषण को दिया था जयप्रकाश नारायण जी ने। कब दिया था? 1974 में। ठीक है, पटना के गांधी मैदान में। और इनकी मृत्यु, रामधारी सिंह दिनकर की मृत्यु भी 1974 में हुई थी। और अगर मैं इनका जन्म के बारे में देखूं तो इनका जन्म हुआ था 1908 में। कहाँ हुआ था? सिमरिया में हुआ था। ठीक है, तो इन सारे पॉइंट को आप लोग याद रखना है, ऐसे हम ऑब्जेक्टिव में भी कवर करने वाले हैं। तो देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, दिनकर किस युग के कवि हैं। तो दिनकर जी यानी कि रामधारी सिंह दिनकर जी छायावादोत्तर युग के कवि है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और आप ये बताओ, नीचे कमेंट बॉक्स में आप आंसर करो कि बालकृष्ण भट्ट जी जिन्होंने बातचीत के चैप्टर को लिखा था, तो वो किस युग के कवि थे। बालकृष्ण भट्ट जी किस युग के कवि थे, ये आप नीचे कमेंट सेक्शन में आंसर करो। ठीक है, तो इसका तो आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन है, अर्धनारीश्वर किसका कल्पित रूप है। तो ये शिव पार्वती का कल्पित रूप है, यानी कि क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब 4 नंबर क्वेश्चन है, पुरुष रूप तो वृक्ष बन गया पर नारी को उसने बना दिया, तो नारी को उसने लता बना दिया। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 5 नंबर क्वेश्चन है, कामिनी अपने साथ कैसी शांति लाती है। तो कामिनी अपने साथ यामिनी जैसी शांति लाती है, यानी कि 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और ये क्वेश्चन आपके पिछले साल बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर 6 नंबर क्वेश्चन है, पुरुष जब नारी गुण लेता है तो वो क्या बन जाता है। तो वो देवता बन जाता है। वही नारी जब नर की गुण लेती है तो वो क्या बन जाती है, तो वो राक्षसी बन जाती है। ठीक है, इस पॉइंट को आप लोग याद रखना। पुरुष जब नारी का गुण ले लेता है तो वो देवता बन जाता है, लेकिन नारी जब नर का गुण ले लेती है तो उस केस में वो राक्षसी बन जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पुरुष जब नारी का गुण लेता है तो वो देवता बन जाता है और नारी जब नर की गुण लेती है तो वो राक्षसी बन जाती है। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और ये बातें किसने कही थी कि जब नारी नर का गुण ले लेती है तो वो राक्षसी बन जाती है। ये बात ही कही थी प्रेमचंद्र ने, यानी कि 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। किसने कहा है कि जब नारी नर का गुण ले लेती है तो वो राक्षसी बन जाती है, तो ये कहा था प्रेमचंद्र ने, यानी कि 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। अब 9 नंबर क्वेश्चन है, स्त्री गुण वाला पुरुष क्या कहलाता है। तो स्त्री गुण वाला पुरुष यानी कि वो कहलाता है स्त्रैण। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब 10 नंबर क्वेश्चन है, बुद्ध और महावीर ने स्त्रियों को कौन सा अधिकार दिया था। तो बुद्ध और महावीर ने स्त्रियों को भिक्षुनी का अधिकार दिया था, यानी कि 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो 11 नंबर क्वेश्चन है कि स्त्रियों को भिक्षुनी बनने का अधिकार किसने छीन लिया था। तो छीन लिया था दिगंबर ने, और दिया किसने था? महावीर और बौद्ध ने। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब 12 नंबर क्वेश्चन है, दिनकर जी का जन्म कहाँ हुआ था। तो दिनकर जी का जन्म मैंने आपको पहले ही बता दिया कि दिनकर जी का जन्म हुआ था सिमरिया में। कब हुआ था? 1908 में हुआ था। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1974, यानी कि 1974 में इनकी मृत्यु हुई थी। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा कि दिनकर जी का जन्म सिमरिया में हुआ था। 13 नंबर क्वेश्चन है, दिनकर जी का जन्म कब हुआ था। तो रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म हुआ था 1908 में, यानी कि 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब 14 नंबर क्वेश्चन है, दिनकर की मृत्यु कब हुई थी। तो इनकी मृत्यु हुई थी 1974 में, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब 15 नंबर क्वेश्चन है, सभ्यता का पहला सोपान क्या था। तो सभ्यता का पहला सोपान कृषि का विकास था। ठीक है, सभ्यता का पहला सोपान कृषि का विकास था। सबसे पहले कृषि का विकास हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, और इसके बाद ही पहिए और आग की खोज की गई थी। तो 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। और 16 नंबर क्वेश्चन है, दिनकर जी को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार उनकी किस कृति पर मिला था। तो इसके पहले आप ये भी नोट कर लो कि दिनकर जी को कौन सा पुरस्कार मिला था। इन्हें मिला था भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 का क्या आंसर होगा, इन्हें ये पुरस्कार किस कृति पर मिला था। इन्हें ये पुरस्कार मिला था उर्वशी की कृति पे। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब 17 नंबर क्वेश्चन है, संस्कृति के 4 अध्याय किसकी कृति है। तो संस्कृति के 4 अध्याय ये भी रामधारी सिंह दिनकर जी की ही कृति है, यानी कि 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर 18 नंबर क्वेश्चन है, बापू मेरी माँ पुस्तक किसने लिखी थी। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि बापू मेरी माँ ये जो पुस्तक है, ये पुस्तक बापू की पोती ने लिखी थी। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब 19 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है।
तो शुद्ध कविता की खोज, ये जो कृति है ये रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखी गई है। शुद्ध कविता की खोज और उर्वशी ये दोनों रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर 20 नंबर क्वेश्चन है, दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुई थी? तो दिनकर जी की पहली कविता प्रकाशित हुई थी 1925 में, यानी कि 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और अब आप नीचे कमेंट बॉक्स में ये आंसर करो कि जयप्रकाश नारायण मार्क्सवाद से कब जुड़े थे। इसका आंसर अभी आप नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर करो, ठीक है। तो अब 21 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई नहीं है? तो वट पीपल, उर्वशी और काव्य की भूमिका, ये तीनों रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखी गई है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो साकेत है वो एक ऐसी कृति है जो रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा नहीं लिखी हुई है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि दिनकर जी को कौन सा पुरस्कार मिला था? तो इन्हें मिला था भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। और किस कृति के लिए मिला था? उर्वशी के लिए। तो इसलिए ये क्वेश्चन आप एक बार फिर से देख लो। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दिनकर को उर्वशी की कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। अब 23 नंबर क्वेश्चन है, युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति है। तो युद्ध और शांति की समस्या पर इन्होंने एक काव्य कृति को लिखा था जिसका नाम है कुरुक्षेत्र। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब 24 नंबर क्वेश्चन है, गांधारी थी। तो गांधारी दुर्योधन की माँ थी, ये आपको सभी को पता होगा, आप सभी ने महाभारत में से देखा है। तो गांधारी की माँ कौन थी? गांधारी कौन थी? गांधारी थी दुर्योधन की माँ। तो 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब 25 नंबर क्वेश्चन है, प्रेमचंद्र थे। तो प्रेमचंद्र कौन थे? प्रेमचंद्र एक कहानीकार थे, वे एक कथाकार थे। तो 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो अब हमने इस चैप्टर के कंप्लीट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को कवर कर लिया है और अब हम इस चैप्टर के सारांश को देखने वाले हैं। यानी कि इस चैप्टर में रामधारी सिंह दिनकर के जो विचार हैं, अब हम उनके विचारों को संक्षेप में देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अर्धनारीश्वर के निबंधकार रामधारी सिंह दिनकर हैं। दिनकर जी कहते हैं कि अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का कल्पित रूप है। तो ये मैंने आपको बताया था, जब मैंने ऑब्जेक्टिव करवाया तो मैंने आपको बताया था कि अर्धनारीश्वर किनका कल्पित रूप था। ये क्वेश्चन पूछा गया था आपसे। तो इसका आंसर क्या था? इसका आंसर था कि ये शंकर और पार्वती का कल्पित रूप है, ठीक है। तो अब हम आगे देखते हैं, जिसका आधांग पुरुष और आधांग नारी का होता है। निबंधकार कहते हैं कि नारी पुरुष गुणों की दृष्टि से समान है, एक का गुण दूसरे का दोष नहीं है। प्रत्येक नर के अंदर नारी का गुण होता है, परंतु पुरुष स्त्रैण कहे जाने के डर से इसे दबाए रखते हैं। तो स्त्रैण क्या होता है ये मैंने आपको ऑब्जेक्टिव में करवा दिया। अब आप इस चीज़ को कमेंट बॉक्स में आंसर करो कि स्त्रैण हम किसे कहते हैं, ठीक है। तो अगर नरों में ये विशेषताएं आ जाएं जैसे दया, ममता, औदार्य, सेवा आदि, तो इनका जो व्यक्तित्व है वो धूमिल नहीं होता बल्कि और अच्छा निखरता है और अधिक निखरता है। इसी तरह प्रत्येक स्त्री में अगर पुरुष का तत्व होता है, परंतु सिर्फ उसे कोमल शरीर वाली पुरुष का लेने वाली रचना, घर की दीवारों में रहने वाली मानसिकता उसे अलग बनाती है और इसलिए उसे दुर्बल कहा जाने लगा है। समय बीतने के साथ ही पुरुषों ने महिलाओं के अधिकार को दबाया भी। पुरुष और स्त्री के बीच अधिकार और हक का बंटवारा हो गया। महिलाओं को सिर्फ सुख का धन समझा जाने लगा। और निबंधकार जी कहते हैं कि आदि मानव और आदि मानवी अगर होते तो वे इस बात का अफसोस करते कि इतना तो मैंने अंतर नारी और पुरुष में कभी किया ही नहीं था और हम साथ साथ रहते थे। पशु और पक्षियों में भी अगर आप देखो तो नर नारी होते हुए भी वे कभी भी एक दूसरे से भेदभाव नहीं करते। तो ये भेदभाव जो है वो सिर्फ मानव में, ठीक है। तो ये बातें दिनकर जी ने अभी में कही है। फिर हम इस चैप्टर में देखते हैं कि दिनकर जी ने स्त्री के प्रति रविन्द्रनाथ टैगोर, प्रसाद और प्रेमचंद जैसे कवियों के विचार से असहमत थे। तो प्रेमचंद ने क्या कहा था ये मैंने आपको ऑब्जेक्टिव में करवाया कि प्रेमचंद ने कहा था कि जब कोई भी पुरुष नारी का रूप लेता है तो वो देवता कहलाता है, लेकिन वही अगर कोई नारी पुरुष का रूप लेती है तो वो राक्षसी कहलाती है। ये बात कही थी प्रेमचंद्र ने, ठीक है। तो वो इस विचार से असहमत थे। उनकी नारी के प्रति कोमलतावादी रूमानी दृष्टि का वो विरोध करते हैं। प्रेमचंद्र ने कहा है कि जब पुरुष नारी का रूप लेता है तो वो देवता बन जाता है और जब नारी पुरुष का रूप लेती है तो वो राक्षसी बन जाती है। तो ये बात प्रेमचंद ने कहा था। दिनकर जी कहते हैं कि ये बात सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि नारी स्वप्न है, नारी सुगंध है, नारी पुरुष की वहाँ पर झूलती हुई माला है। पुरुष सब नारियों से कहने लगा है कि तुम्हें घर से निकलने की जरूरत नहीं है, मैं अकेला काफ़ी हूँ, क्योंकि नारी को क्रीड़ा का वस्तु मानता है जिसमें धूल कण न लग जाए। तो अर्धनारीश्वर निबंध के निबंधकार यानी कि रामधारी सिंह दिनकर जी ये कहते हैं कि प्रत्येक नर को एक हद तक नारी और प्रत्येक नारी को एक हद तक नर बनना भी आवश्यक है। और गांधी जी ने अपने जीवन के अंतिम क्षणों में भी नारीत्व की साधना की थी। ये बात कही है रामधारी सिंह दिनकर जी ने। और गांधी जी की पोती जो थी उसने गांधी जी पर जो पुस्तक लिखा था, जो किताब लिखा था, उस पुस्तक का नाम भी बापू मेरी माँ है।
तो ये कंप्लीट सारांश था इस चैप्टर का, अर्धनारीश्वर के चैप्टर का। और यहाँ पे हमने रामधारी सिंह दिनकर के विचारों को संक्षेप में देख लिया। संक्षेप में हमने रामधारी सिंह दिनकर के विचारों को देख लिया और अब हमने इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कवर कर लिया है, सारांश को कवर कर लिया है। तो बाकी क्या बचा? बाकी बचा सब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन। तो अब हम उसे देखने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, पुरुषों में नारी का गुण क्यों होना चाहिए? तो देखो, अर्धनारीश्वर की कल्पना में ये बात तो स्पष्ट कर दी गई थी कि नर नारी पूर्ण रूप से समान होते हैं और उनमें से एक ही गुण दूसरे के दोष नहीं हो सकते। यानी कि पुरुषों में अगर नारियों के गुण आ जाते हैं तो इससे उनकी मर्यादाहीनता नहीं होती बल्कि पूर्णता में वृद्धि होती है। ममता, माया, दया, सहिष्णुता, सेवा भाव, ये सब जो नारी के गुण हैं, अगर ये सारे गुण पुरुष में आ जाएं तो उनका साहस, शक्ति और पराक्रम ये इन गुणों की छाया से और अत्यधिक निखर उठता है। तो ये बातें कही थी इस चैप्टर में रामधारी सिंह दिनकर जी ने। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, पुरुषों में नारी का गुण क्यों होना चाहिए? तो ये सारे ऐसे कारण हैं जिसके कारण पुरुषों में नारी के गुण होने चाहिए। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड है, पुरुष और नारी के बीच गुणों का बंटवारा किस प्रकार हुआ और उसका क्या प्रभाव हुआ? तो देखो, नारी ये समझती है कि पुरुष के गुण सीखने से उसके नारीत्व में बट्टा लग जाएगा। इसी प्रकार पुरुष भी स्त्रीयोचित को अपनाकर समाज में स्त्रीण कहलाने से घबराता है। बस यही पुरुष और नारी के बीच गुणों का बंटवारा हो गया। बस यहीं पे पुरुष और नारी के बीच जो गुण था उसका बंटवारा हो गया। पर ये बंटवारा जो है वो एक तरफा है, यानी कि बंटवारा करते समय पुरुष ने नारी से ये नहीं पूछा कि वो क्या चाहते हैं, बल्कि उसने जहाँ मन चाहा उसे बिठा दिया और वो स्वयं तो वृक्ष बन बैठा, लेकिन नारी को उसने लता बना डाला। यानी कि वो स्वयं वृक्ष हो गया और नारी को एक कली मान लिया। उसी समय से धूप पुरुष और छाया नारी बन गई, ग्रीष्म नर और वर्षा माता रही। तो ये सारी बातें कही थी रामधारी सिंह दिनकर ने कि पुरुष और नारी के बीच गुणों का बंटवारा कहाँ हुआ और किस प्रकार हुआ और इसका क्या प्रभाव हुआ। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड है, आदि मानव ने नारी पुरुष के अधिकारों का बंटवारा किस प्रकार किया था? तो देखो, अगर आज आदि मानव के दर्शन हो जाएं तो वो आज की हालत देखकर हैरान उठेगा और ये बोल ही पड़ेगा कि आपस में धूप और चांदी का बंटवारा, यानी कि जो हम नर को धूप और नारी को चांदी मान बैठे हैं, इसका बंटवारा तो हमने किया ही नहीं था, हमने कभी सोचा भी नहीं था। हम तो साथ साथ जन्मे थे तथा धूप और चांदी में, वर्षा और गर्मी में साथ ही घूमते भी थे। यही नहीं, भोजन इकट्ठा करने के लिए भी हम साथ ही जाया करते थे और किसी भी जानवर, अगर कोई भी जानवर हम पर टूट पड़ता था तो हम एक साथ उनका सामना भी करते थे। यानी कि उस समय पुरुष तो बलिष्ठ था ही, लेकिन नारी भी दुर्बल नहीं थी। तो अगर आज हमें मानव दर्शन यानी कि आदि मानव के दर्शन हो जाए तो वो ये बातें कह उठेगा। ये बात किसने कही थी? ये बात कही थी रामधारी सिंह दिनकर ने। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब 4 नंबर क्वेश्चन है, आज पुरुष अपनी पत्नी को क्या समझता है और नारी पुरुष को क्या समझती है? तो आज प्रत्येक पुरुष अपनी पत्नी को फूलों सी कोमल समझता है और प्रत्येक पत्नी अपने पति को बहुत कुछ उसी दृष्टि से देखती है जिस दृष्टि से लता अपने वृक्ष को देखती है। ठीक है, फिर अब 5 नंबर क्वेश्चन है, पुरुष जब नारी के गुण लेता है तब क्या बन जाता है? तो जब पुरुष नारी के गुण ले लेता है तो वो देवता बन जाता है, लेकिन इसके विपरीत अगर नारी नर के गुण सीख लेती है तो वो राक्षसी बन जाती है। और ये बात किसने कही थी? ये बात कही थी प्रेमचंद्र जी ने। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 और अब हम देखने वाले हैं इसके लास्ट क्वेश्चन को। तो अब क्वेश्चन नंबर 6 में आपको एक लाइन दिया हुआ है और इस लाइन का आपको भावार्थ स्पष्ट करना है। तो क्वेश्चन है, नारी तो हम हूँ करी तब ना किया विचार, जब जानी तब परिहरी नारी महाविकार। तो अब हमें इसका आशय स्पष्ट करना है। तो देखो, ये जो पंक्ति है ये दिनकर जी के लेख अर्धनारीश्वर से लिया गया है। तो इस पंक्ति में दिनकर जी कहते हैं कि सभी ने नारियों की निंदा भी की है और उनसे विवाह भी किया है, तो ये विरोधाभास क्यों? फिर ये स्वयं कहते हैं कि तब हमें ये पता नहीं था कि नारी सानिध्यवादक है, साधक नहीं, अतः उसके आकर्षण में फंस गए। पर जब हमें ये ज्ञात हुआ कि उसके क्या क्या दुर्गुण हैं, तब हमने तुरंत उसका त्याग कर दिया और अर्थात जब उसकी तथाकथित बुराइयों को जाना तो हमने उसका परित्याग कर दिया। तो ये लाइन का ये मतलब हुआ, दिनकर जी ने ये कहा है। ठीक है, तो अब हमने इस चैप्टर की कंप्लीट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, सारांश को कवर कर लिया है। और पिछली वीडियो में बहुत सारे बच्चे ये कमेंट करे थे कि सर आप इंग्लिश की भी वीडियो और अकाउंटेंसी के पार्ट बी की वीडियो को भी अपलोड कर दो। तो देखो, सबसे पहले मैं हिंदी के कंप्लीट क्रैश कोर्स को कंप्लीट कर दूंगा, और ऐसा इसलिए क्योंकि पिछले बार भी जब मैंने अकाउंटेंसी के चैप्टर वाइज वीडियो को अपलोड किया था तो बीच में बहुत सारे बच्चे ये कमेंट करे थे कि सर आप बिजनेस स्टडी की भी सीरीज़ को स्टार्ट करो, इकोनॉमिक्स की सीरीज़ को भी स्टार्ट कर दो। तो उस केस में मैंने उसे जब स्टार्ट करा था तो फिर जो अकाउंटेंसी की वीडियो थी इसके लिए जो मैंने कंटेंट इकट्ठे किए थे वो सारे कंटेंट को फिर से वापस इकट्ठे करना, फिर से वीडियो अपलोड करना, ये ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक था। इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सबसे पहले मैं हिंदी के क्रैश कोर्स को पूरी तरह से कंप्लीट कर दूँ, यानी कि हिंदी में आपके 100 मार्क्स पूरी तरह से सिक्योर हो जाएँ। और इसके बाद हम अकाउंटेंसी की वीडियो, इंग्लिश की वीडियो, इकोनॉमिक्स की वीडियो, मतलब हर एक दिन हम 2 से 3 वीडियो को अपलोड करने की कोशिश करेंगे। और क्योंकि अभी हम रेगुलरली एक दिन में एक वीडियो को अपलोड कर रहे हैं, तो आपको ये काम को अगर आप अप्रिशिएट करोगे तो और पॉजिटिव एनर्जी के साथ मैं वीडियो को अपलोड कर पाऊँगा।
तो इसलिए, और मैं ये भी देख रहा हूँ कि अब हर एक वीडियोज़ पर जो हमारे बच्चे थे वो कम होते जा रहे हैं। जैसे फर्स्ट वीडियो पे आपने एक दिन में ही लगभग 200 बच्चे हमारी वीडियो को देख चुके थे। फिर सेकंड वीडियो जो मैंने अपलोड करा तो उसमें और बच्चे कम हुए। थर्ड वीडियो जो हमारी लेटेस्ट वीडियो थी, आपने भी देखा, बहुत ही कम कमेंट्स आए थे, बहुत ही कम बच्चे थे। तो धीरे धीरे जो हमारे बच्चे वो कम होते जा रहे हैं। तो इस केस में अगर ऐसा होगा तो मुझे फोर्सली इसे स्टॉप करना पड़ेगा। तो इसलिए मैं नहीं चाहता, मैं सोच रहा हूँ कि इसे कम से कम कंप्लीट अच्छे तरीके से कर दूँ। तो आप लोग भी इस वीडियो को शेयर किया करो ताकि मैं और अच्छे पॉजिटिव एनर्जी के साथ वीडियो को अपलोड कर पाऊँ, ठीक है। तो अब हम इस चैप्टर के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखने वाले हैं जिसको आपको सॉल्व करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि रामधारी सिंह दिनकर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आप देख सकते हो एक ही क्वेश्चन पेपर में 3 क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे गए थे। सबसे पहला क्वेश्चन, अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ किस विद्या में? तो ये एक निबंध है। सेकंड क्वेश्चन, रामधारी सिंह दिनकर को कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो इन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। और किस कृति के लिए पुरस्कार प्राप्त हुआ था? इसका आंसर अभी आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर करो। इसके अलावा एक और क्वेश्चन, अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध के अनुसार पुरुष जब नारी का गुण ले लेता है तो वो क्या कहलाता है? तब वो देवता कहलाता लेती है तो वो क्या कहलाती है? इसका आंसर अभी आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर करना, ठीक है। फिर एक और क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर किस युग के प्रमुख कवि हैं? तो रामधारी सिंह दिनकर किस युग के प्रमुख कवि हैं? इसका आंसर भी आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर करो। ये क्वेश्चंस मैंने आपको ऑलरेडी करवा दिए हैं। तो देखो, अब हमने इस चैप्टर के कंप्लीट क्वेश्चंस को कर लिया है। और अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं कम से कम इस वीडियो पे सारे बच्चे कमेंट करना, ताकि मुझे ये पता चल सके कि मैं कितने बच्चों का हेल्प कर पा रहा हूँ। और जब आप कमेंट करोगे तो यही कमेंट्स हैं जो मुझे इंड्यूस करते हैं कि मैं रेगुलरली वीडियो को अपलोड कर पाऊँ। तो ठीक है, आप सभी लोग कमेंट जरूर करना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पैसा।